हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा 7 चैप्टर चल रहा है, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 7.6। और भाई इस वाली एक्सरसाइज में हम समाकलन की दूसरी विधि खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम एक विधि खत्म कर चुके हैं जिसका नाम था प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। तो भाई प्रतिस्थापन तो आपने पढ़ ली, अब उसके बाद जो विधि आएगी उसे कहते हैं हम खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देख लो भाई इस विधि की हमें जरूरत कहां कहां पड़ेगी और ये विधि है क्या। ठीक है, अब देखना पहले मान लो अगर आपके पास कोई एक चर इस प्रकार से लिखा हुआ है और भाई आपसे कह दे कि आप इसका समाकलन करो, तो भाई इसका समाकलन आप डायरेक्ट ही कर सकते हो और भाई कोई खास विधि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। इसका तो डायरेक्ट ही सूत्र होता है। लेकिन अगर यहीं पर हम कुछ इस प्रकार से लिख दें x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, अब भाई बताओ दोनों में अंतर क्या हो गया। दोनों में अंतर यह है कि यहां पर केवल एक ही चर था, यहां पर दो चर आ गए हैं और दोनों ही चर गुणा में लिखे हुए हैं। गुणा में हो या भाग में हो तो वहां पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। तो देखो अगर एक से अधिक चर गुणा या भाग में लिखे हुए हैं तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना होगा। तो सबसे पहले आप देख लो कि इसका सूत्र क्या होता है, उसके बाद भाई कुछ चीजें और हमें क्लियर करनी पड़ेंगी। तो यहां देखो यहां पर हमारे पास दो चर हैं, तो भाई आपको ना इसमें प्रथम और द्वितीय ना मानना पड़ेगा कि इसमें पहला फलन आप किसको मानोगे और भाई दूसरा किसको मानोगे। तरीका क्या होगा आगे हम बताएंगे। फिलहाल देखो हमने इसे ना पहला मान लिया है और इसे हमने मान लिया है दूसरा फलन। ठीक है, पहला किसे मानना है ये आके आपको हम बताएंगे। अब देखो जो पहला फलन है सूत्र में उसे आपको ऐसे ही उतारना होता है और दूसरा जो फलन है उसका हमें समाकलन करना होता है। तो पहला फलन ऐसे ही उतारना है, गुणा करके दूसरे वाले फलन का समाकलन लिखना है, माइनस लगाना है और भाई यहां पर लगा दो समाकलन और अंदर ना एक ब्रैकेट का यूज कर लो। क्यों, देखो पहले वाले फलन का अवकलन करना है तो यहां लिखोगे d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, फिर भाई गुणा लगानी है और दूसरे वाले फलन का ना फिर से समाकलन करना है। एक बार आप यहां कर चुके हो वही आप यहां पर भी लिख दोगे। तो भाई यहां पर हो जाएगा cos x dx और यहां लगा दो इंटीग्रेशन और भाई इस प्रकार ना इस वाले ब्रैकेट को क्लोज कर दो और बाहर एक dx और लिख दो। समझो ये खंडशः समाकलन का सूत्र हो गया। एक बार और देख लो, पहले वाले फलन को ऐसे ही लिखना है, गुणा करके दूसरे वाले फलन का समाकलन लिखना है, माइनस फिर क्या करना है पहले वाले फलन का अवकलन और दूसरे वाले फलन का समाकलन दोनों करके गुणा करनी है और गुणा करके जो भी आएगा उसका लास्ट में एक बार फिर से समाकलन करना है। ठीक है, तो समझो भाई आपसे ये सूत्र हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। तो भाई सूत्र तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है, लेकिन यहां पर जो मेन चीज है वो ये है कि आप जानोगे कैसे कि इसमें कौन सा पहला फलन है और कौन सा दूसरा फलन है। भाई ऐसे ही नहीं कि आपने किसी को पहला मान लिया और किसी को दूसरा मान लिया। एक चीज और है, जो दूसरा फलन है उसका हमें यहां दो बार भाई यहां पर भी समाकलन करना है और यहां पर भी समाकलन करना है। मतलब भाई दूसरा फलन ऐसा होना चाहिए जिसका आपको सीधे समाकलन मालूम हो। ठीक है, तो दोनों फलनों में आपको ना ऐसे चूज करना है जिसका समाकलन आपको आसानी से मालूम हो उसे आपको I2 मानना है, जिसका समाकलन आपको पता ना हो उसे आपको I1 मानना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर हमें दोनों का ही समाकलन पता था, x का भी पता है और cos x का भी पता है, फिर भी हमने x को I1 माना और cos x को I2 माना। अगर हमें दोनों के ही समाकलन पता हो तो भाई एक नियम होता है आप ना उसका पालन करोगे जिसे कहते हैं आईलेट, ILATE, आईलेट का भाई आप प्रयोग करने वाले हो। अब देखो इसका फुल फॉर्म क्या है। I से होता है इनवर्स, क्या होता है इनवर्स, अर्थात भाई जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सबसे ऊपर रहेंगे। ठीक है, अर्थात अगर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिख गया है तो उसे आपको I1 मानना होगा। ये I1 मानने की टेक्निक है, I2 तो जो बच जाएगा उसे आप मान लोगे। I1 मानने के लिए आपको आईलेट का प्रयोग करना होगा। तो I से क्या हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर कुछ इस प्रकार से लिखा हो साइन इनवर्स एक्स
तो आप भाई समझ जाओ इसे आपको प्रथम फलन ही मानना है। अब देखना L से क्या होगा, L से होगा log वाला। अगर कोई चर इस प्रकार से है जो इसमें log का प्रयोग हुआ हो तो आपको भाई उसे मानना पड़ेगा। तो पहली प्रायोरिटी आप दोगे इनवर्स वालों को, दूसरी प्रायोरिटी आप दोगे log वालों को, तीसरी प्रायोरिटी में क्या रहेगा, तीसरी प्रायोरिटी में रहेगा अलजेब्रा। अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो भाई वो तीसरी प्रायोरिटी में रहेगा। और टी से क्या होता है, टी से होता है ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल अगर कोई टर्म हो जैसे कि साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, इसको आपको चौथी प्रायोरिटी देनी है। और ई से क्या होता है, ई से होता है एक्सपोनेंशियल, अर्थात अगर ई की पावर में कोई चीज लिखी हो तब, तो उसे आपको आखिरी प्रायोरिटी देनी है। और ये प्रायोरिटी किस चीज की हम लिख रहे हैं, केवल पहला फलन मानने की। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से फलन आते हैं तो आप इनवर्स वाले को पहली प्रायोरिटी दोगे कि उसे आपको पहला फलन मानना है। अगर कहीं पर लॉग आ गया है तो लॉग वाले को मानना पड़ेगा, उसके बाद अलजेब्रा वाले को, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाले को, और उसके बाद ई की पावर वाले को। अब देखना जैसे यहां एक एक्स था एक कॉस एक्स था, ये अलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो हमने अलजेब्रा वाले को पहले प्रायोरिटी दी है कि हम उसे I1 मानेंगे। क्योंकि भाई टी नीचे है इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले को प्रायोरिटी नहीं दी है। तो आप आइलेट का प्रयोग करोगे, उससे आप जान जाओगे कि भाई किसे I1 मानना है और किसे I2 मानना है। अगर I1 I2 मानना आप सीख गए और भाई सूत्र आपको याद हो गया है तो समझो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप बड़े ही आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो भाई अगर इतना समझ में आ गया है तो अब हम एक्सरसाइज 7.6 को शुरू कर सकते हैं। अब भाई देख लो एक्सरसाइज का पहला सवाल लिखा हुआ है x sin x और भाई दूसरा सवाल है x sin 3x। दोनों ही सवाल सेम है, बस अंतर यह है कि यहां sin x है और यहां पर sin 3x है। देखो कैसे करना है, सबसे पहले इसे i बराबर मान लो, इंटीग्रेशन लगा लो और यहां लिख दो dx। अभी आपको यह देखना है कि आप इन दोनों में पहला और दूसरा किसे मानकर चलते हो। ठीक है, दोनों में हम एक साथ देखेंगे, इस प्रकार से लगा दिया। अब देखो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक वाले को हम पहली प्रायोरिटी देंगे, तो भाई उसे हम मानेंगे I1, इसे मानेंगे I2। सेम यहां पर भी I1 और यहां कर लेंगे I2। अब लगा दो खंडशः समाकलन वाला सूत्र। सूत्र क्या होता है कि पहला ऐसे ही उतार दो और यहां पर साइन x का क्या करना होगा, आपको समाकलन करना होगा। माइनस लगा दो इस प्रकार से और भाई ब्रैकेट यूज कर लो, पहले वाले का अवकलन, तो यहां लिख दो d/dx इंटू एक्स, फिर साइन x का आपको करना पड़ेगा समाकलन, ब्रैकेट क्लोज कर दो और यहां लिख दो dx। यहां पर भी सेम रहेगा, बस जहां जहां साइन x है वहां वहां आपको साइन 3x लिखना पड़ेगा, बस बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा x साइन x का समाकलन होता है माइनस कॉस x, तो यहां माइनस को बाहर निकाल लो, कॉस x हो जाएगा। जो ये वाला साइन x है उसका हो जाएगा माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस यहां हो जाएगा प्लस, और जो ये x है ना x का अवकलन 1 होगा, तो अंदर कुल मिलाकर ना आ जाएगा cos x dx। अब यहां पर क्या होगा, आपको पहले आपने साइन x का किया तो cos x आ गया, अब आपको cos x का दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर कहीं आपको आंसर मिलेगा। तो इस वाले को आप ऐसे उतार लो, cos x का हो जाएगा sin x और यहां प्लस ही कर दो और देखो आपका आंसर आ गया है। यहां पर क्या होगा, जहां जहां आपने sin x लिखा है वहां वहां sin 3x करोगे। जब sin 3x का यहां पर आप समाकलन करोगे तो 1/3 आ जाएगा, क्योंकि भाई 3 गुणा में है ना, तो बटे में 3 आ जाएंगे। तो एक बार यहां बटे में 3 आएंगे, एक बार यहां बटे में 3 आएंगे, तो कुल मिलाकर बटे में 9 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप दूसरा वाला लगा सकते हो। भाई सवाल एकदम सेम है, बस आपको यह जानना जरूरी है कि कौन सा I1 होगा और कौन सा I2 होगा। दूसरी बात, आपको भाई सूत्र ये वाला याद होना चाहिए। अब भाई प्रश्न नंबर 3 पे आ जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर है और साथ में लिखा है e की पावर x। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले i बराबर इंटीग्रेशन और यहां लगा दो आप dx। अब देखो भाई क्या होगा, एक यहां पर अलजेब्रिक फंक्शन है जो कि एक्स स्क्वायर है और एक जो है वो e की पावर वाला है। तो e की पावर वाला तो आइलेट में लास्ट में आता है ना, तो यहां पर क्या करोगे, इसे आप मानोगे I1 और इसे मानोगे I2 और भाई यहां पर सूत्र का प्रयोग कर दोगे। करो भाई सूत्र का प्रयोग, क्या हो जाएगा,
पहला वाला ऐसे ही उतारना है और दूसरे वाले का करना है समाकलन। फिर माइनस समाकलन लगा दो, ब्रैकेट यूज कर लो। पहले वाले का आपको करना है अवकलन इस प्रकार से, इनटू दूसरे वाले का करना है समाकलन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इस प्रकार से, ब्रैकेट क्लोज और बाहर एक dx जरूर लगा देना। ठीक है, अब देखो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, माइनस आ जाओ, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो यहां पर हो जाएगा 2x और ई की पावर x का हो जाएगा ई की पावर x, और यहां पर आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। अब देखो एक बार में ये सवाल हो नहीं पाया है, क्योंकि अब आप x इंटू ई की पावर x का सीधे कर नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे, यहां पर सूत्र का प्रयोग दोबारा कर दोगे। तो भाई कई बार होगा कि आपको एक ही सवाल में खंडसा का प्रयोग कई कई बार करना पड़ जाएगा। देखो जैसे यहां पर हमको दोबारा प्रयोग करना पड़ रहा है, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 आप कॉमन निकाल लो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, x इंटू ई की पावर x, तो इसे मानकर चलो i1, इसे मान लो i2। इस बार थोड़ा हम डायरेक्ट करेंगे, देखना पहला आपने ऐसे ही उतार लिया, i2 का आप समाकलन करो, तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, माइनस x का अवकलन, भाई देखो x स्क्वायर का अवकलन 2x आया था, लेकिन x का तो 1 होगा, और e की पावर x का समाकलन सेम। अब इसका आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो यहां पर ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर लो, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 से आप गुणा कर दो पूरे में, तो यहां आ जाएगा माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस 2, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ई की पावर एक्स और प्लस सी। लो आपका आंसर आ गया। तो देखा भाई इस वाले सवाल में हमने 2 बार खंडसा समाकलन का प्रयोग किया है, कभी कभी आपको होगा भाई कि 3 बार या 4 बार भी प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, यहां पे आ जाओ x log x, अब जरा यहां आइलेट का प्रयोग करो, तो देखो एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है, एक है लॉगरिथम, तो यहां पर लॉगरिथम वाला भाई पहले प्रायोरिटी में आएगा और उसे आप i1 लिखोगे। ठीक, अब आ जाओ सूत्र पे, पहला वाला ऐसे उतार दिया और भाई x का करने वाले हैं हम समाकलन, माइनस लगा दो, यहां पर इस प्रकार से एक ब्रैकेट लगा दो। अभी log x का पहले आपको अवकलन करना पड़ेगा, तो d अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स, और साथ में आपको x का समाकलन और बाहर एक और dx लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, साथ में आप लिख दो log x, क्लियर है ना यहां तक, माइनस log x का अवकलन होगा 1 अपॉन x और उसका समाकलन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इस प्रकार से dx लगा दो, x और x ना हो जाएगी कैंसिल, ये 2 जो है वो तो बाहर निकल आएंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x, और x का ना आपको दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ध्यान देना, 1/2 बाहर हो जाएगा, x का दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। 2 और 2 गुणा करोगे तो यहां आ जाएगा 4। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, जो कि भाई प्रश्नावली बहुत बड़ी है, तो जो आगे के सवाल हैं आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।